स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का साइंस का चैप्टर 5 4 तक कंप्लीट हो गया है। ना देखे हो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है 7 क्लास साइंस करके, आप वहां से जा करके एक लाइन से सारा वीडियो देख सकते हैं। आज देखेंगे 5 चैप्टर का नाम है रेशो से वस्त्र तक। अच्छा, अगर 7 क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में देखिएगा 7 क्लास JCRT मैथ करके मिल जाएगा, पूरा मैथ कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज 5वां चैप्टर का नाम है रेशो से वस्त्र। रेशा से वस्त्र, फाइबर टू फैब्रिक्स, यानी रेशा से वस्त्र कैसे बनता है उसको यहाँ पे इस अध्याय में हमको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में आपने जाना है कि वस्त्र रेशे से बनती है। तो पिछले कक्षा में यानी 6 क्लास में हमने पढ़ा था कि रेशा वस्त्र जो है रेशों से बनती है। रेशा क्या होता है, जैसे कि आप रुई देखे होंगे, रुई में देखे होंगे पतला 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 जो रहता है वो क्या रहता है, वही धागा रहता है, धागा बोलते हैं, रेशा है ना। उसी रेशा से धागा बनता है, फिर धागा से कपड़ा है ना। आप धागा को भी देखिएगा खरोच के तो उसमें पतला 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 एकदम संरचना दिखेगा, रुआ टाइप का, तो वही है रेशा, है ना। तो कपड़ा यानी वस्त्र जो है रेशों से बने होते हैं। रेशे पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये रेशा कहाँ से मिलता है हमको, पौधा या जंतु से, ठीक है। इन्हें क्रमशः पौधा रेशा तथा जांतव रेशा कहते हैं। तो ऐसा रेशा जो पौधा से प्राप्त होगा उसको पौध रेशा कहेंगे, और जो जंतु से प्राप्त होता है उसको जांतव रेशा, है ना, जंतु रेशा, ठीक। इस पाठ में जांतव रेशों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस अध्याय में हमको जंतु रेशा यानी जीवों से, जंतुओं से प्राप्त होने वाली रेशा के बारे में विस्तार से यहाँ पे अध्ययन करना है, ठीक है। तो देखिए प्रमुख जांतव रेशा है ऊन और रेशम, है ना। दो जांतव रेशा जंतु से प्राप्त रेशा है, एक ऊन हो गया और एक रेशम। ऊन कहाँ से मिलता है बाबू, ऊन ये भेड़ देख रहे हैं, ये भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, या भेड़ बकरी याक ये सब से ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। और मुख्य स्रोत भेड़ ही है ना। कुछ कुछ बकरी का नस्ल भी होता है, कुछ कुछ याक होता है, उससे भी मिलता है, लेकिन मुख्य इसका ऊँट, ये क्या है, ये भेड़ है ना, भेड़। और रेशम क्या है, तो रेशम कीट से मिलता है, कीड़ा से बनता है। ये कीड़ा देखिए यहाँ पे शहतूत के पत्तों में ये कीड़ा पाया जाता है, और इसका ये कीड़ा जो है अपना जो ये घर बना रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये समझिए ये कीड़ा अपना जहाँ पे ये कीड़ा रहता है वो अपना घर बनाता है, अपना लार से निकाल के, वही वाला को हम लोग रेशम के रूप में लेते हैं, और उसी से रेशम का कपड़ा बनता है। इसलिए रेशम का कपड़ा बहुत महंगा होता है, क्योंकि सोचिए ना छोटा छोटा कीड़ा द्वारा ये निकल रहा है, तो कितना निकलेगा। अब जैसे ऊन है तो ऊन तो खैर भेड़ सबसे मिलता है, तो भेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा जानवर है, उससे बहुत सारा रेशा मिलता है, बहुत सारा ऊन मिलता है। लेकिन ये छोटा छोटा ये कीड़ा है, अब इससे कितना ज़्यादा मिलेगा, है ना। और ये बहुत ही पतला पतला होता है, इसलिए रेशम बहुत महंगा होता है। इसका जो रेशम कीट पालन थोड़ा महंगा प्रोसेस होता है और कम प्राप्त होता है। भेड़ जैसा नहीं कि भेड़ में पाल लिए पूरा 10 50 60 को तो बहुत सारा ऊन मिल जाएगा, लेकिन कीड़ा लाखों में पालना होगा, है ना। तो चलिए वही सब डिटेल से समझेंगे यहाँ पे। तो ऊन के रेशे को इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, ठीक है। ऊन के रेशे भेड़ बकरी या याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का रेशा कहाँ से मिलता है बाबू, भेड़ बकरी याक, इसके बाल से, है ना। हाँ, रेशम के रेशे रेशम कीट यानी वही कीड़ा के कोकून से प्राप्त होता है, कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशे का प्रयोग स्वेटर, मफलर, मोजा, शॉल एवं अन्य ऊनी कपड़े बनाने के लिए दिया जाता है। तो जो ऊन है, जो जंतु से प्राप्त होने वाला ऊन का रेशा का उपयोग क्या करते हैं, स्वेटर बनाने में, मफलर बनाने में, मोजा शाल ये सब बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और रेशम से क्या होता है, रेशमी साड़ी कुर्ता आदि कपड़े बनाए जाते हैं। परंतु ऊन एवं रेशम के रेशे कैसे प्राप्त होते हैं, ऊन एवं रेशम के रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो डिटेल यहाँ पे जानेंगे, हैं कैसे प्राप्त किए जाते हैं।
क्या आप जानते हैं कि भेड़ या बकरी के शरीर के किस भाग से रेशा प्राप्त किया जाता है और रेशमी कपड़ा बनाने के लिए रेशमी रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है? तो नहीं जानते हैं। चलिए वही चीज़ अध्ययन करना इस चैप्टर में है। जानते हो तो फिर काहे पढ़ते? तो चलिए, हाँ, ऊन जंतु रेशा है। क्या है? जंतु रेशा, जो भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक आदि जंतुओं के बाल से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर पर रोएदार बालों की मोटी परत होती है। देखिए मोटी मोटी परत होती है बालों का, है ना, रोएदार बालों का। इन रोएदार बालों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु ऊष्मा का कुचालक होता है। वायु क्या है? ऊष्मा का कुचालक, यानी ऊष्मा को अंदर नहीं जाने देगा। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखता है। इन्हें रोएदार रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये रोएदार रेशा जो होता है, बाल जो होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इन लोगों के शरीर में। तो उससे इन लोग का क्या फ़ायदा है कि इन लोग गर्मी से बच जाता है। गर्मी इन लोग को गर्म रखता है, इन लोग का शरीर को गर्म रखता है। ठीक है, ठंडी से बचाता है। ठीक है, शरीर को गर्म रखता है और इससे ही हम ऊन प्राप्त करते हैं। क्या ऊन प्राप्त करने के लिए शरीर के सभी प्रकार के बाल से रेशों का निर्माण किया जाता है? तो सभी प्रकार के बाल से नहीं किया जाता। ठीक, भेड़ के रोएदार त्वचा स्किन पर दो प्रकार के बाल होते हैं। एक होता है दाढ़ी के मोटे एवं रूखे बाल, एक दाढ़ी का मोटा और रूखा बाल, और दूसरा होता है त्वचा के निकट के महीन बाल। महीन यानी एकदम पतला पतला बाल, है ना, एवं कोमल बाल। ये महीन कोमल बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ठीक है, तो दो किस्म का बाल होता है। एक दाढ़ी वाला, उसमें मोटा बाल होता है, जैसे आदमी सबका या अन्य जानवर का रहता है, गाय बैल का थोड़ा मोटा बाल होता है। तो इससे रेशा जैसे धागा कैसे बनेगा, है ना, तो उस तरह का बाल से नहीं बनता है। एकदम पतला पतला रहता है, मुलायम रहता है, उससे बनता है ना, कोमल रहता है, महीन रहता है, उससे बनता है ऊन, है ना, रेशा। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कुछ कुछ भेड़ का नस्ल है जिसमें एक ही प्रकार का यानी तंतु रूपी बाल ही होता है, जिससे पूरा रेशा प्राप्त होता है। इनके जनकों का विशेष रूप से चयन किया जाता है, जो उसी प्रकार के भेड़ों को जन्म देती है। जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल है, इस प्रकार के जो कुछ कुछ भेड़ है, मतलब जिसका शरीर में सिर्फ मुलायम बाल होता है, तो उसका सभी बाल काम आ जाएगा रेशा बनाने में। ठीक है, इस प्रकार के भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो इस तरह का भेड़ प्राप्त करने के लिए जो जनन की प्रक्रिया होती है, उसके लिए थोड़ा चयन करना पड़ता है। ऐसा ऐसा भेड़ का चयन करेंगे जिसमें मुलायम बाल होता है, तो इस प्रक्रिया को और आगे का जनन के लिए भी वैसे ही भेड़ और भेड़नी का प्रयोग करेंगे, जिसका दोनों का बाल मुलायम। ऐसा नहीं मोटा बाल वाला को से पतला बाल वाला से ये करा दिए तो क्या हो जाएगा, उसका जो जनन हुआ तो उसमें हो सकता है मोटा बाल वाला पैदा हो जाए, है ना। तो इसको थोड़ा सा चयन करके और इस प्रक्रिया को किया जाता है। तो ये चयन जो करते हैं, ब्रीडिंग किया जाता है, ब्रीडिंग कहते हैं, तो इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, यानी सिलेक्टिव प्रजनन कराया जाता है। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों के विभिन्न नस्लों को पाला जाता है। तो हमारे देश भारत में बहुत विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के नस्ल के भेड़ को पाला जाता है। ठीक है, ऊन उत्पन्न करने वाले भेड़ की कुछ नस्लों के नाम ऊन से प्राप्त रेशों की कोटि एवं उनकी प्राप्ति स्थान के नाम निम्नलिखित सारणी पर अंकित है। तो कुछ कुछ भेड़ का नस्ल नाम दिया हुआ है, उससे प्राप्त ऊन का क्या नाम है वो सब दिया हुआ है इस सारणी में। तो चलिए इस सारणी को देख लेते हैं। ये देखिए नस्ल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ऊन की गुणवत्ता कैसा ऊन उससे मिलता है वो यहाँ है, यहाँ कहाँ पाया जाएगा, किस राज्य में। ठीक है, तो एक लोही होता है, लोही भेड़ का नस्ल, लोही नस्ल, इसमें उत्तम कोटि का ऊन मिलता है, सबसे उत्तम सबसे अच्छा क्वालिटी का ऊन जो है लोही भेड़ से मिलता है। ये राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद रामपुर बुशायर, ये भी एक नस्ल है भेड़ का, वो भूरा ऊन देता है, भूरी ऊन, जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक नाली होता है, नाली नस्ल, जो कि दरी के ऊन, दरी जो बनता है उसका ऊन प्राप्त होता है इस नस्ल के भेड़ से, जो कहाँ राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों स्टेट में, तीनों जगह में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है
पाखरवाल ये नस्ल जो है साल के ऊन, शॉल जो बनता है उसका ऊन यहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो कि जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। इसीलिए कश्मीरी शॉल, देखिए ठंडा के दिन में कश्मीरी शाल का के बेचने आता है, तो कश्मीरी शाल यानी कि यही बकरवाल भेड़ कश्मीर में ही मिलता है, वहाँ से वो शॉल बनता है। पाटनवाड़ी भी एक नस्ल है जो हौजरी के लिए है, गुजरात में। एक है मारवाड़ी जो मोटा ऊन देता है, ये भी गुजरात में, ठीक है। तो ये ऊन का नस्ल और उनकी गुणवत्ता कहाँ पाया जाता है वो देख लिए। अब आते हैं ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो हमारे देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विभिन्न नस्लों भेड़ों के बालों से प्राप्त ऊन का उपयोग किया जाता है। हालांकि बाजार में भेड़ों के ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। तिब्बत और लद्दाख में याक का ऊन प्रचलित है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भेड़ का ही ऊन बाजार में प्रचलित है, याक का भी ऊन, याक होता है ये तिब्बत लद्दाख बर्फीली क्षेत्र में जानवर पाया जाता है, गाय जैसा रहता है, इसका भी ऊन प्रचलित है, यानी इसका भी ऊन रहता है, इसका भी ऊन से कपड़ा वपड़ा बनाया जाता है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होता है, ठीक है, बकरी के बाल से भी प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग जो इधर पालते हैं वो सब बकरी ने, उस बकरी में भी थोड़ा दूसरे नस्ल का बकरी है ना। अंगोरा नस्ल की बकरी है ना, अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरी हमारे देश में जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है ना। ये हम लोग का झारखंडी बकरी से ऊन नहीं मिलेगा है, ये कश्मीरी बकरी अंगोरा। देखिए याक का चित्र देख लीजिए, याक ऊँट से भी मिलता है, देखिए ऊँट से भी है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते। इन बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल, फर जिसको बोलते होते हैं, इनसे शॉल बनाई जाती है, ठीक है, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। तो याद रखिएगा ये छोटा छोटा चीज़, पश्मीना शॉल किसको कहेंगे, तो बकरी से है ना, बकरियों से प्राप्त ऊन से जो शॉल बनता है उसको पश्मीना शॉल कहते हैं। कौन सा बकरी, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है उस बकरी है ना, झारखंडी बकरी ने पश्मीना ऊन है, अंगोरा नस्ल की बकरी से पाया जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरी, ये देखिए ये कैसा दिख रहा है, भालू जैसा, ये पूरा बाल भरा हुआ भेड़े जैसा दिख रहा है, खाली मुँह दिख रहा है अच्छा बकरी जैसा। तो ये अंगोरा नस्ल का बकरी है, इसी से पश्मीना शॉल बनाया जाता है, ठीक है। हाँ उसके बाद ये लामा, देखिए लामा, इससे भी ऊन मिलेगा। उसके बाद ये क्या है, एल्पेका, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, बर्फीली क्षेत्रों में। ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन के रूप में करते हैं, ठीक है, ऊँट के शरीर के भी बाल का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पिना का भी ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये सब जंतु का भी लामा और भी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है ऊन के रूप में। अब देखिए रेशों से ऊन तक, रेशा से ऊन, अब रेशा कहाँ से प्राप्त होगा ये तो समझ गए। अब इससे ऊन कैसे बनता है, ये लोग से तो रेशा प्राप्त हुआ है ना, ये सब जानवर से ऊन कैसे बनता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, तो पालेंगे तबे ना मिलेगा है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में की जाती है, माने बहुत सारे इसका प्रक्रिया है, चरण है। तो चलिए पहला चरण क्या है, पहला चरण है भेड़ पालन और प्रजनन। पहला चरण तो सबसे पहले यही होगा, ऊन बनाने के लिए कि भेड़ पालना पड़ेगा, भेड़ पालेंगे तब उससे फिर ऊन निकालेंगे, है ना। तो भेड़ का पालन या प्रजनन ये पहला चरण है। तो चलिए पहला चरण में समझते हैं कैसे पालन करेंगे। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ियों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गड़ेरियों को अपने अपने भेड़ों के झुंड चढ़ाने ले जाते देख सकते हैं, ठीक है। तो इन राज्यों में कहाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की पहाड़ी और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सब के मैदान में आप देखिएगा तो बहुत सारे गड़ेरिया मिल जाएगा आपको, बहुत सारा भेड़ का झुंड लेकर के चराते हुए, ठीक है। भेड़ शाकाहारी होती है कि जो शाकाहारी घास खाता है, वे घास एवं पत्तियाँ खाना पसंद करती है। भेड़ पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खल्ली ये सब भी खिलाता है, ठीक है। गर्मियों
में गड़ेरिया अपने भेड़ों को घास चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाते हैं। बरसात के प्रारंभ होने पर वे अपने भेड़ों को निचली पहाड़ियों या समतल भूमि पर ले जाते हैं। गर्मी के दिन में पहाड़ में भेड़ चराने के लिए ले जाया जाता है और बरसात के दिन में मैदानी क्षेत्र या छोटे पहाड़ियों में, है ना। ऐसे लोकल में भी आप अपने आसपास भी देखे होंगे। गर्मी के दिन में मैदान में तो घास उस बचता नहीं है, तो पहाड़ वहाड़ में बकरी उकरी को, बैल को चढ़ा दिया जाता है, चढ़ते रहता है, ठीक है। वैसे ही लोग भी भेड़ को करते हैं। यहाँ उनके चराने के लिए घास उपलब्ध होती है। जाड़े में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है तथा उनको पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। जाड़े के दिन में भेड़ को अंदर रखा जाता है, घर के अंदर, और उसको सूखा चारा, पत्ता, ये सब ला करके खिलाया जाता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काटा जाता है। जब ऊन बहुत घना हो गया बाल उसका, तब उसको काटा जाता है ऊन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए काटा जाता है, यानी ये पहला चरण खत्म हो गया। भेड़ का पालन किए, बड़ा बड़ा बाल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको फिर काटे, ऊन मिला। अब अगला चरण क्या है? रेशों को ऊन में संसाधित करना। अब वहाँ से जो काट के निकाले, छील के निकाले, वो तो बाल है यानी रेशा है, उससे फिर ऊन कैसे बनेगा? प्रोसेस ऑफ फाइबरस टू ऊल, ऊन। तो स्वेटर बुनने अथवा शॉल आदि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाले ऊन का उत्पादन निम्नलिखित चरणों में होता है। तब ऊन का उत्पादन देखिए कितने चरणों में होता है। पहला चरण है ऊन की कटाई। पहला चरण तो कटिंग करेंगे, ऊन काटेंगे भेड़ों के शरीर से, है ना। भेड़ों के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हटा लेने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। तो ऊन की कटाई क्या होता है? देखिए, खाली बाल ऊपर से कैंची से नहीं काटा जाता, खखोर दिया जाता है पूरा, उसका चमड़ा भी, पतला पतला चमड़ा भी छिलाया जाता है, ठीक है। भेड़ के बाल काटने के लिए उसी प्रकार की कैंची या मशीन का प्रयोग किया जाता है जैसे नाई बाल काटने के लिए करते हैं, तो वही मशीन रहता है ना। सामान्यतः भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है ताकि भेड़ पर बालों की सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ ना हो। तो गर्मी के दिन में काटा जाता है, बाल निकाला जाता है, ताकि गर्मी के दिन में क्या है, गर्मी रहता है तो उसका ऊन बाल ख़त्म हो गया तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ठंडा के दिन में ऐसा कर देंगे तो फिर ठिठर के मर जाएगा, है ना। इसलिए गर्मी के दिन में किया जाता है। ऊन कटाई की प्रक्रिया भेड़ को कोई कष्ट नहीं पहुंचती। अच्छा, ऊन कटाई में भेड़ों को कोई कष्ट नहीं पहुंचता। जैसे अभी लिखा था कि भेड़ का जो चमड़ा भी उजड़ जाता है, लेकिन कष्ट नहीं, दर्द, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनके शरीर के चमड़े की सबसे ऊपरी परत मृत प्राय होती है। तो चमड़ा जो कटता है तो ऊपरी परत रहता है जो कि मृत होता है, मरल रहता है, इसलिए कोई दर्द उसको नहीं देता है, ठीक है। हमारे बालों की तरह भेड़ के बाल भी पुनः बढ़ते हैं, और जैसे हम लोग का बाल बढ़ जाता है वैसे फिर पुनः भेड़ का बाल भी बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ जाने पर बाल की दोबारा कटाई की जा सकती है। फिर बढ़ गया, फिर कटाई कर दी है। तो ये पहला चरण हो गया कटाई। दूसरा चरण क्या होगा? अभिरंजन या मंजाई, माने उसको साफ सुथरा करेंगे, मांजेंगे, हैं। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई, धूल एवं गंदगी निकल जाए। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है। तो अभिमार्जन किसको कहा जाता है? यानी ऊन जो उसमें तो चमड़ा भी थोड़ा बहुत लटका हुआ है, धूल इधर उधर का उड़ के जो गंदगी भी है, मतलब तो गंदगी को साफ करने की प्रक्रिया को ही अभिमार्जन या मंजाई कहते हैं, ठीक है। आजकल अभिमार्जन मशीन द्वारा किया जाता है। पहले बड़ा सा टंकी में डाल करके धोया जाता था, लेकिन अब मशीन द्वारा सब कुछ अब मशीन से होता है, ठीक। तो ये अभिमार्जन यानी सफाई हो गया। अब तीसरा चरण क्या है? छटाई। दूसरा चरण में मंजाई हो गया, माने मांज दिए, उसको धो दिए, अब छाटेंगे। अभिमर्जन के बाद बाल सहित चमड़े से विभिन्न प्रकृति के बालों की छटाई की जाती है। इसके लिए रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। तो फिर देखिए, इसमें धोने के बाद क्या होगा? ऊन को अलग अलग कैटेगरी में उसको पृथक करते, अलग करते, माने पतला वाला ऊन, मोटका वाला ऊन, इस तरह से अलग अलग छांटा जाता है, फैक्ट्री में भेज दिया जाता है छांटने के लिए। चौथा चरण क्या है? धोना या सुखाना। छटा गया, उसके बाद धो के सुखाते हैं। अब छोटे छोटे रोएदार रेशे, जिन्हें बर भी कहते हैं, छोटे छोटे जो रोएदार एकदम रहता है, पतला पतला, उसको बर कहते हैं, को चुन कर बालों से बाहर कर दिया जाता है। ये वही बर है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाता है। तो बर मतलब वही जो जिसको हम लोग स्वेटर सब में कभी कभी देखिए हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फुदरुसिया उठ गया कहते हैं, कपड़ा उपड़ा में फुदरुसिया उठ गया कहते हैं, वही वाला फर है। इसके बाद रेशों को फिर से धोया जाता है।
फिर धोया जाता है उसको अलग करने के बाद, और अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के उपयुक्त ऊन होते हैं। ठीक है, तो फिर से उसको अलग करके, मतलब पतला वाला बाल, फर जिसको कहेंगे, उसको अलग करके और फिर से उसको अच्छे से धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, तब फिर ऊन काता जाता है उससे। ठीक है, अब पांचवा चरण क्या होगा, ऊन यहाँ से निकला। अब पांचवा चरण में क्या होगा, रंगाई है, रंगाई कलरिंग। भेड़ एवं बकरियों से प्राप्त बाल प्रायः उजला, काला या भूरा होगा। अब भेड़ तो हरियर रंग का नहीं रहता है, या लाल तो नहीं रहेगा भेड़ बकरी, मतलब भेड़ बकरी जैसा रहता है काला, भूरा या सफ़ेद, तो यही तीनों रंग मिलेगा। लेकिन हम लोग स्वेटर सब जो देखते हैं वो तो लालो रंग का रहता है, हरियरो रहता है, पीला भी रहता है, तो सब रंग कहाँ से आया, तो बाद में रंग दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी ऊन निकला उसके बाद रंगाई होता है। तो रेशों एवं तंतुओं को हम भांति भांति के रंगों में रंग सकते हैं, अलग अलग जैसा मर्जी वैसा रंग कर से हम उसको रंग देते हैं, रंग सकते हैं। अब रंगाई हो गया तो चौथा चरण क्या होगा, रीलिंग किया जाता है। ठीक है, आप अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर उसे लपेट कर उससे धागा बनाया जाता है, उसको रीलिंग कहते हैं। जैसे ऐसा देखे होंगे आप रीलिंग करते हुए, है ना, क्या बोलते हैं इसको, पहले लगभग हर गांव, हम लोग गांव भी है इस तरह का, जहाँ पे कपड़ा उपड़ा ये धागा बनता है, कपड़ा बनता है, कोई शॉल उल चादर उदर बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से निकल रहा है, तो वहाँ पे ये किया जाता है, रीलिंग किया जाता है। उसके बाद लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों के लिए ऊन बनाई जाती है, और छोटे छोटे रेशों को, धागों को काट कर उससे ऊनी कपड़े, छोटा छोटा जो रेशा है उससे ऊनी कपड़ा बनाया जाता है, और बड़ा बड़ा से स्वेटर सब बनाया जाता है। ठीक है, चर्चा कीजिए, क्या मनुष्यों के लिए भेड़ों का पालना और फिर उनसे ऊन प्राप्त करना, उनके बालों का उतारना उचित है? चर्चा करने बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि क्या भेड़, ये सही है, सही बात है कि भेड़ को हम पालते हैं, फिर उसका बाल बढ़ जाता है, उसको फिर नोच देते हैं, निकाल देते हैं, खखोर देते हैं, उचित है कि नहीं? चर्चा कीजिए। तो है उचित, क्योंकि देखिए नहीं करेंगे तो फिर पहनेंगे क्या, कपड़ा उपड़ा तो जरूरी है। और दूसरी बात है कि इसमें भेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, भेड़ को मार के अगर हम निकालते तो ये उचित नहीं था, लेकिन भेड़ तो मर नहीं रहा है या उसको किसी प्रकार कोई तकलीफ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसके लिए भी अच्छा हो जा रहा है, क्योंकि उसका एक पुराना बाल है वो ख़त्म हो गया, फिर नया बाल उग रहा है ना, तो साफ़ सफाई उसका भी शरीर का हो जा रहा है। हमको मेरे हिसाब से वही लगता है, ठीक लगता है। ठीक, उतारना उचित है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने विचार की से अपने हिसाब से चर्चा कीजिए, अपना विचार आपका होगा कुछ। चलिए अब देखते हैं व्यावसायिक संकट, क्या संकट है उसको देखते हैं। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीवनों को पार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छंटाई करने वाले का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है। तो ये जो बोल रहा है कि ये जो ऊन वाला जो फैक्ट्री है, इससे हमारा देश में बहुत सारे लोगों का जीवन चल रहा है, लेकिन ये जोखिम भरा भी है। छांटना थोड़ा सा जोखिम होता है, क्योंकि इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु, जिससे बीमारी, संक्रमण फैलने की डर रहता है। ठीक है, यह जीवाणु एक घातक रोग रक्त रोग का कारक है, माने ब्लड वाला बीमारी पैदा कर देता है ये जीवाणु, जिसे सोर्टर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग के कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो ये व्यावसायिक संकट इसी को कहते हैं, यानी किसी भी व्यवसाय में कोई जोखिम, उसके काम करने वाले लोगों को, कोई कारीगरों को कुछ जोखिम उठाना पड़ता है तो उसको व्यावसायिक संकट कहते हैं। तो इसमें भी थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ठीक, चलिए अब ये तो हमको लगता है ऊन का कहानी खत्म ना हो गया। अब रेशा देखते हैं, रेशम, ऊन हो गया, तो रेशम कब कैसे पालेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो रेशम, सिल्क इंग्लिश में कहें। रेशम एक अन्य प्रकार का जंतु रेशा, ये भी जंतु रेशा है, जिसे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, वही कीड़ा से, है ना। रेशम के कीट रेशम के रेशों से बनता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों, एक प्रकार का कीड़ा है, को पाला जाता है। इस प्रक्रिया को रेशम कीट पालन कहते हैं। ठीक है, सीरीकल्चर इंग्लिश में। रेशम कीटों से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, इसे जानने के लिए पहले आपको रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना होगा। रेशम का जो कीट है, कीड़ा है, उसका जीवन चक्र पहले समझना होगा। तो चलिए जीवन चक्र समझते हैं। समझना होगा तो देरी काहे करेंगे, समझ ही लेते हैं।
लाइफ साइकिल ऑफ स्किल वर्म यानी रेशम का सिल्क वर्म यानी इस रेशम कीट का जीवन चक्र, कितना दिन जिंदा रहता है, उसका जीवन चक्र क्या है शुरू से आखिर तक। मादा रेशम कीट अंडे देता है, मादा तो अंडे देगा ही, मादा है तो। अंडा से लार्वा निकलता है जिसे रेशम कीट या सुंडी कहते हैं, है ना। अंडा से जो लार्वा निकलता है उसी को रेशम कीट यानी कीड़ा और सुंडी कहते हैं। वे शहतूत की पत्तियां खाती है, शहतूत का पत्ता खाता है वह, तथा आकार में बढ़ती है। सिल्क कीड़ा अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे जैसे आकार बढ़ता है वो अपना जो छोटा बच्चा है, समझिए वो शिशु है, उससे फिर वो अगले चरण में वयस्क की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है, बड़ा होता है तो है। उसके बाद सर्वप्रथम सुंडी या लार्वा, सुंडी सबसे पहले जो पैदा हुआ तो उसको सुंडी कहेंगे या लार्वा, है ना। जैसे बच्चा पैदा होता है तो शिशु कहते हैं हम लोग, वैसे ही सुंडी है ना। फिर धीरे धीरे वो सुंडी में बड़ा होगा तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। जब वो बड़ा हो गया, वयस्क का मतलब हो गया, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक जाल बुन देता है, ठीक है, मैंने अपना घर बना लेता है, एक जाल बुन देता है, इसे जाल, और इसमें कीड़ा ये अपने आसपास ऐसे जाल बुन दे, ठीक है। इसके बाद वह अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है। सिर की इन गतियों के समय सिल्क कीड़ा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। तो अपना शरीर को इधर उधर घुमाता है, उसी समय इसका शरीर से प्रोटीन एक निकलता है पतला तार जैसा, जो सूख कर कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। वही वाला प्रोटीन जो उसके शरीर से निकलता है पतला तार जैसा, वही वाला सूख करके रेशम का रेशा बनता है। तो वही उसको निकाल के भरा देता है पूरा उस अपना जो बनाया रहने के लिए उसमें, और उसी को फिर बाद में आदमी निकाल लेता है जो उसका पालन किया, और उसको रेशा बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए ये लार्वा है, ये अंडा से लार्वा, फिर प्यूपा, फिर ये कीट बन गया वयस्क कीट, ठीक है। ऐसा चक्र इन लोग का चलता है, जीवन चक्र। आगे देखते हैं, सुंडी जल्द ही रेशों से अपने को पूरी तरह ढक लेता है, यह अब प्यूपा कहलाता है। तो सुंडी जो है, सुंडी वो अपना रेशम का जो अपना जो है रेशम रेशा जो निकाला अपना प्रोटीन के रूप में, उससे अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है। तो ढक लेता है उसको प्यूपा कहलाता है वो, है ना। इसके ऊपर का आवरण कोकून कहलाता है, उसका ऊपर का जो आवरण कवरिंग है उसको कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर कीड़े का विकास होता रहता है, इसी कोकून से रेशम तंतु प्राप्त किया जाता है। इसी कोकून से कीड़ा का उधर विकास भी हो रहा है और वो प्रोटीन निकालते जा रहा है, वो धागा जैसा, उसी से हम लोग ये धागा रेशम बनाते हैं। रेशमी तंतुओं से रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं और रेशमी धागों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। देखिए रेशम का जो रेशा है वो भले है पतला रहता है लेकिन स्टील जैसा मजबूत रहता है ना, इसीलिए तो इतना महंगा है, ठीक है। तो भले छोटा जीव है, छोटा सा निकलता है पतला सा, लेकिन मजबूत बहुत होता है। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं, वे एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनके द्वारा उत्पन्न रेशे धागों की बनावट जैसे मोटाई, चिकनाई आदि भिन्न भिन्न होता है। तो जिस तरह से देखे थे उधर भेड़ अलग अलग नस्ल का होता है, इस तरह से कीट भी अलग अलग होता है और उससे निकलने वाला जो रेशा है वो भी अलग अलग होता है, ठीक। इस प्रकार तसर सिल्क, एक तसर सिल्क होता है, एक होता है मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, एरी सिल्क आदि विभिन्न प्रकार के प्रजाति हैं इसका है, रेशम धागे बनाते हैं, विभिन्न प्रकार अलग अलग धागे बनाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट है शहतूत रेशम, सबसे सामान्य माने जनरल। इस कीट को कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर कोमल, चमकदार और लचीले होते हैं, इन्हें सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रेशम कीटों से रेशम प्राप्त, रेशम कीट से अब देखते हैं, रेशम पालन समझ में आ गया, रेशम का जीवन चक्र समझ में आ गया। अब इसको पालन कैसे करते हैं इसको समझते हैं, मतलब कीट पालन हो गया, इसका रेशम से कैसे प्राप्त करते हैं। रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना एक पेशा है। हमारे देश में व्यापारिक पैमाने पर अत्यधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों में जमा
करके रेशम के फाइबर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार रेशम उत्पादन एक लंबी प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरण में पूरी होती है। तो रेशम का पालन जैसे भेड़ का देखे थे, अलग अलग चरण में उसका पालन कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, ऊन कैसे बनाते हैं, वैसी तरह से इसका भी अलग अलग चरण है। तो चलिए देखते हैं अलग अलग। पहला चरण है रेशम कीट का पालन। पालन करेंगे तभी तो मिलेगा है। तो एक मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। तो एक मादा जो है, एक माँ जो है रेशम का, एक बार में 100 सैकड़ों माने 100 लगभग अंडा देता है। ठीक है। अंडों को सावधानीपूर्वक कपड़ों की पट्टियों या गत्ता बक्सों या बांस के ट्रे में एकत्र करके रेशम कीट पालक को यानी किसान को बेच दिया जाता है। तो वही जो अंडा उसने दिया वही अंडा को बेचा जाता है किसान पास, है ना, जो पाल रहा है उसके पास ट्रे में या बांस का ट्रे में या बक्सा में अंडा को भर करके और अंडा को बेचा जाता है। ठीक है। अब किसान क्या करेगा, किसान अंडे के बॉक्स या ट्रे को स्वास्थ्यकर उचित ताप पर आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में अंडा सेने की मशीन में रखते हैं। और इसका अंडा सेने का मशीन जो होता है उसमें उचित ताप पर इसको रख दिया। जैसे अंडा, मुर्गी का अंडा भी वैसे होता है। मुर्गी का अंडा बहुत सारा ये किया जाता है और उसमें मशीन आता है, हेचरी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो अंडे को फोड़ा जाता है जितना ताप का ज़रूरत है उतना ताप दे करके। उसी प्रकार ये रेशम का भी अंडा बेचा जाता है और अंडा से फिर उसको निकाला जाता है उससे बच्चा। यह मशीन विद्युत द्वारा गर्म किया गया बॉक्स है इन अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखता है। ठीक है। हाँ, गर्म रखता है और उससे फिर रेशम निकलता है। उसके बाद क्या होगा, इन अंडों में से लार्वा बाहर निकलती है। तब इन्हें रेशम या शहतूत वृक्ष में ताज़ी पत्तियों पर पहुंचा दिया जाता है। तो जब इस अंडा से लार्वा निकलता है यानी बच्चा निकला, तब उसको फिर पत्ता में, शहतूत का पत्ता में, उसको ताज़ा पत्ता में रख दिया जाता है। ठीक है। ये शहतूत के पत्तियों को खाते हैं। और शहतूत का पत्ता में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि वही शहतूत के पत्ते को ही खाते हैं। और अमाप यानी साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, खा के फिर बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। अब लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बॉस में स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों बाद लार्वा खाना बंद कर देते हैं। इसे पुआल या छोटी झाड़ियों में रख दिया जाता है। तो देखिए, जब छोटा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, शहतूत पत्ता में छोड़ दिया गया, उसके बाद फिर वहाँ से उसको उठा के फिर ट्रे में रख दिया जाता है और वहाँ पे उसको शहतूत का पत्ता दे दिया जाता है खाने के लिए। ठीक है। 25 से 30 दिन बाद क्या हो जाता है, लार्वा जो है वो खाना बंद कर देता है। तब उसको पुआल या छोटी झाड़ी में रख दिया जाता है उसको। उसके बाद क्या करेंगे, झाड़ी में जिस पर वो अपना कोकून बनाता है, वो झाड़ी में रखते हैं, उस पर वो अपना कोकून बनाता है। ये पुआल या झाड़ियों से चिपक जाते हैं और ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर रेशों से कोकून बनाता है। रेशम लार्वा कीड़ा कोकून के अंदर प्यूपा में बदल जाता है और इसके बाद यह शलभ में विकसित हो जाता है। तो ये सब तभी देखे थे। हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए फोटो में इस तरह से है ना, झाड़ी में या पूरा सब रख दिया जाता है। तो वो अपना ये देखिए कोकून पूरा बना को जमा कर दिया। रेशम का संसाधन हम देखिए, रेशम रेशा प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप या भाप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा कोकूनों से रेशम तंतु अलग हो जाते हैं। ये तंतु इसके इतने परिष्कृत एवं कोमल होते हैं कि इनको पकड़ना संभव नहीं होता, अतः इनमें से अनेक तंतुओं को एक साथ घुमाकर धागा बनाया जाता है। तो इसका जो तंतु होता है वो इतना पतला होता है कि इसको हम सोचेंगे एक को पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ सकते, इसलिए इसमें बहुत सारा तंतु को मिला करके धागा बनाया जाता है। ठीक है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशम धागों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेशम का रील बनाना कहते हैं। तो रेशम धागों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रेशम का रील बनाना। ठीक है। इसे रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा होता है, ये मशीन द्वारा होता है। हाथ से उतना पतला पतला को कैसे निकाला गया है। ये मशीनें कोकून से रेशम के तंतुओं या धागों को खोल देती है। फिर रेशम के रेशों या फाइबरों को कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। आजकल बाज़ारों में कृत्रिम रेशम के वस्त्रों को भी बिक्री हो रही है।
क्या कृत्रिम एवं प्राकृतिक रेशम या शुद्ध रेशम में अंतर कर सकते हैं? आइए क्रियाकलाप करें। तो देखिए आजकल नकली रेशम भी बाजार में आ गया है। कृत्रिम जो मानव निर्मित है उसको ही रेशम का बेच दिया जाता है महंगा दामों में। तो बोल रहा है कि कैसे आप जानेंगे कि कौन असली है कौन नकली है? तो उसके लिए क्रियाकलाप करना है। तो चलिए क्रियाकलाप कर लेते हैं। संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम के कपड़े का पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम के पहचान के लिए शिक्षक सावधानी पूर्वक करने की दिखलाए, हमको दिखाना बोल रहा है। इसके लिए रेशमी एवं कृत्रिम कपड़े से बने वस्त्र की टुकड़ा को चिमटा से पकड़कर मोमबत्ती की लौ सावधानीपूर्वक जलाइए। इसमें 2 तरह का कपड़ा लेने वाला है, एगो ओरिजिनल रेशम और एगो कृत्रिम वाला, दोनों को जलाइए। आप देखिएगा कि कृत्रिम रेशम से बना वस्त्र का टुकड़ा शीघ्र ही जलने लगता है। कृत्रिम जो नकली वाला से बनल है वो कपड़ा तुरंत जल जाएगा। शुद्ध रेशम कपड़े के टुकड़े जलने में ज़्यादा समय लगेगा। शुद्ध जो रेशम का रहेगा वो जल्दी नहीं जलेगा। तो इससे पता चलेगा है। आप दुकान जाएंगे तो जला के नहीं देखेंगे नया कपड़ा को, ये क्या उपाय से दे दिया। हमारे राज्य में रेशम दिखते हैं। झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन होता है। रेशम के उत्पादन में झारखंड का देश का प्रमुख स्थान है, माने देश में एक बड़ा स्थान है झारखंड का भी रेशम उत्पादन में। ठीक है, इधर और क्या है? हाँ, राज्य के धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, साहेबगंज आदि जिलों में तसर रेशम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। खरसावां जिले में का कुचाई सिल्क का एक उत्तम प्रकार का रेशम है। सिल्क एक उत्तम प्रकार का रेशम है। खरसावां जिला में एक है कुचाई सिल्क, ये एक उत्तम प्रकार का रेशा है। ठीक है, चलिए तो और क्या है? इतना ही है। चलिए ख़त्म हो गया है चैप्टर, बस यही 2 पढ़ना था, रेशम और ऊन। लेकिन थोड़ा सा और भी देख लेते हैं क्या क्या है, इन्हें भी जानने का रहा है तो जानिए लेते हैं। चलिए, रेशम और ऊनी कपड़ों से बने वस्त्रों के टुकड़ों को प्रकाश के सामने देखिए। आप देखेंगे कि रेशम वस्त्र चमकदार है जबकि ऊनी वस्त्र नहीं। रेशम वस्त्र चमकदार होता है, ऊन वाला चमकदार नहीं होता है। ठीक है, ये जानने वाला है। भारत में रेशम उत्पादन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। महिला की भूमिका बहुत ज़्यादा है इसमें बोल रहा है। सही बात है। रेशम कीटों के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने एवं रेशमी वस्त्र निर्माण आदि अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। वे अपने इस उद्यम द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। तो ज़्यादातर काम इस पर महिला सभी करती हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन विश्व के सबसे पहले स्थान पर है, भारत का स्थान दूसरा है। तो रेशम जो प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन पहला स्थान में है, भारत दूसरा स्थान में है। ठीक है, भारत में हर प्रजाति के रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसमें हर प्रजाति का रेशम भारत में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यही सब था इस चैप्टर में। क्या हमने सीखा एक बार फिर थोड़ा सा देख लेते हैं स्पीड से। हमने क्या सीखा इसमें? ऊन और रेशम जानता और रेशा है, ये सीखा। ऊँट, भेड़, बकरी आदि से ऊन तथा रेशम कीटों से रेशम प्राप्त किया जाता है, ये पढ़े। भारत में ऊन प्राप्त करने के लिए अधिकांश भेड़ों का पालन करते हैं। ज़्यादातर भेड़ से ही ऊन प्राप्त किया जाता है भारत में। ठीक है, भेड़ के शरीर से बालों की कटाई, फिर धुलाई, कताई, रंगाई और बुनाई की जाती है। रेशम कीट शहतूत के पत्तियों पर अच्छी तरह से पलते हैं। ठीक, ये सब जाने। और क्या जाने यहाँ पे? अपने जीवन, अपने जीवन चक्र में रेशम कीट अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क कीट बनता है तथा रेशों से कोकून बनाते हैं। रेशम रेशा प्रोटीन से बनी होती है। कोकूनों से रेशम के रेशों को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है, फिर रेशम का धागा बनाया जाता है, जिसे रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में यही सब था रेशम और ऊन के बारे में। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि सभी लोग इस लॉकडाउन में अपना घर बैठे अपनी तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी, अपना पढ़ाई को जारी रख सके, है ना। मैथ और साइंस दोनों इस चैनल में मिलेगा। मैथ ख़त्म हो गया है, साइंस शुरू किया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।